हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है बताना अभी। एडवांस मैथ में मैंने पिछले क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस शुरू किया था, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस का अभी तक एक क्लास हो चुका है। उसमें मैंने जितना भी बेसिक थ्योरी था मैं कंप्लीट करा दिया हूं, ठीक है। आज मैं हाइट एंड डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन शुरू करूंगा, ठीक है मेरे भाई। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आज शुरू होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा क्लास वैसे वैसे इसका लेवल बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। मेरे चैनल पर अगर नया हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, बाकी टीचर से तुमको अलग समझ में आता है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। इससे क्या होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मेरा बढ़ेगा, ठीक है। और मैं और अच्छी तरीके से क्लास दे पाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करो। तुम्हारा सपोर्ट रहेगा तो मैं इसी तरह से पूरा का पूरा अर्थमेटिक और पूरा का पूरा एडवांस मैथ का एक एक चैप्टर बहुत ही डिटेल में मैं यूट्यूब पे फ्री में अपलोड करता चला जाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। चलो तो क्लास हम शुरू करते हैं। आज हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन हमको करना है। आसान आसान क्वेश्चन सब होगा आज। ध्यान से देखना ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। सवाल नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया, एक टावर है, इस टावर की छाया इसकी ऊंचाई का √3 गुना है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। जो टावर है उस टावर की छाया है, तो टावर की छाया जो है इसकी ऊंचाई का √3 गुना है। एक टावर की छाया इसकी ऊंचाई का √3 गुना है। इसके कहने का यह मतलब है कि जितना हाइट टावर का है उसकी छाया का जो हाइट है या उसकी छाया की जो लंबाई है वो उससे √3 गुना है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है क्या हुआ, सूर्य का उन्नयन कोण बताना है क्या हुआ। देखना मेरे भाई ध्यान से। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं तुमको छाया के बारे में समझाना चाहता हूं, ठीक है मेरे भाई। पहले मैं तुमको छाया के बारे में समझाना चाहता हूं कि ये छाया क्या होता है, ये छाया क्या होता है और छाया के साथ सूर्य का क्या कनेक्शन है। छाया के साथ सूर्य का क्या कनेक्शन है मैं ये बताना चाहता हूं, ठीक है मेरे भाई। छाया शैडो, ध्यान से सुना मेरे भाई। जैसे मान लो कि कोई बिंब है जो ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर खड़ा होगा तो ये जमीन पे खड़ा होगा, कोई ना कोई बेस पे खड़ा होगा, कोई ना कोई बेस पे खड़ा होगा। हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई। ये कोई बिंब है, इसके जस्ट पीछे ऊपर में यहां पे सूर्य है, ऊपर में यहां पे सूर्य है, ऊपर में यहां पे सूर्य है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम बताओ सूर्य से प्रकाश की किरण इस बिंब पे पड़ेगा, सूर्य से बहुत सारा प्रकाश की किरण इस बिंब पे पड़ेगा। मान लो एगो प्रकाश की किरण इस बिंब पे पड़ा, मान लो एगो प्रकाश की किरण इस बिंब पे पड़ा, इस तरीके से बिंब पे पड़ा। ये प्रकाश की किरण इस बिंब पे पड़ा, इस वस्तु पे पड़ा प्रकाश की किरण। तो होता क्या है, जैसे इस बिंब पर यह प्रकाश की किरण जैसे ही पड़ेगा तो इस बिंब का छाया जमीन पे बनेगा। इस बिंब का छाया कहां बनेगा, जमीन पे बनेगा। जमीन पे जो बेस है, बेस जिस पे ये बिंब खड़ा है उस जमीन पर इसका छाया बनेगा। मान लो कि इस बिंब का छाया ये लाल कलर में जमीन पर यहां बन गया, इतना दूर में इसका छाया बन गया, ठीक है मेरे भाई। तो होता क्या है, हमारी बात ध्यान से सुना। होता क्या है, ये जो प्रकाश की किरण जो बिंब पे पड़ रहा है, ये जो प्रकाश की किरण बिंब पे पड़ रहा है और ये लाल कलर में इसका छाया है, लाल कलर में इसका छाया है, ठीक है। इस बिंब का छाया लाल कलर में है। तो ये प्रकाश की किरण और ये जो छाया है ये एक दूसरे के साथ एंगल बना लेता है, एक दूसरे के साथ एंगल बना लेता है। ये जो बिंब का छाया है, बिंब का छाया, ये जो छाया है, छाया ये बिंब का जो छाया है और ये जो प्रकाश की किरण है जो बिंब पे पड़ रहा है, तो ये छाया और प्रकाश की किरण के बीच में एक प्रकार का एंगल बन जाता है, एक प्रकार का एंगल बन जाता है। और इस एंगल को क्या बोलते हैं, इस एंगल को क्या बोलेंगे, इस एंगल को क्या बोलेंगे, इस एंगल को बोलेंगे कि सूर्य का उन्नयन कोण है ये। इस एंगल को क्या बोलेंगे, सूर्य का उन्नयन कोण है ये, सूर्य का उन्नयन कोण है, ठीक है मेरे भाई। सूर्य का उन्नयन कोण है, ठीक है। यहां पे सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, थीटा है, थीटा। यहां पे सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, थीटा है, थीटा। तो तुम बताओ मेरे भाई छाया कैसे बनेगा, छाया कैसे बनेगा। जैसे मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं, पीछे सूर्य का प्रकाश है, पीछे से सूर्य का प्रकाश आएगा तो हमारे जस्ट पीछे सूर्य होगा, तो सूर्य की प्रकाश की किरण हमारे ऊपर पड़ेगा और हमारे ऊपर पड़ेगा तो हमारा छाया जमीन पे बनेगा, हमारा छाया जमीन पे बनेगा। तो सूर्य की प्रकाश की किरण और छाया उसके बीच में एक प्रकार का एंगल बन जाएगा और उसी एंगल को क्या बोलेंगे, सूर्य का उन्नयन कोण बोलेंगे। उसी एंगल को क्या बोलेंगे, सूर्य का उन्नयन कोण बोलेंगे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तुमको क्या कहना चाह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर टावर की छाया इसकी ऊंचाई का √3 गुना है। जैसे मान लो कि ये ऊर्ध्वाधर टावर है, ये टावर है, ये ऊर्ध्वाधर टावर। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा हुआ चीज, जो जमीन पे खड़ा होता है उसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो ये ऊर्ध्वाधर टावर है और ये इसका छाया है जमीन पर, ये इसका छाया है जमीन पर, ये इसका छाया है जमीन पर। और सूर्य का जो किरण है, सूर्य का जो किरण है और ये जो छाया है, छाया, इसके बीच में एंगल बन रहा है थीटा, इसके बीच में एंगल बन रहा है थीटा, इसके बीच में एंगल बन रहा है थीटा,
ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण बताना है क्या है, यानी इस क्वेश्चन में थीटा का मान हमसे पूछ रहा है क्या है, इस क्वेश्चन में थीटा का मान हमसे पूछ रहा है क्या है। तुम बताओ मेरे भाई, ये आगे पहला लाइन में क्या दे रखा है, टावर की छाया इसकी ऊंचाई का √3 गुना है, ठीक है, इसकी ऊंचाई का √3 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि छाया की जो लंबाई है वो टावर की ऊंचाई का √3 गुना है, यानी छाया की ऊंचाई अगर 1 यूनिट है, अगर टावर की ऊंचाई 1 यूनिट है, टावर की ऊंचाई 1 यूनिट है, तो छाया की लंबाई टावर की ऊंचाई का √3 गुना है। तो छाया की लंबाई कितना हो जाएगा, इसका √3 गुना करेगा तो छाया की लंबाई कितना हो जाएगा, √3 यूनिट हो जाएगा, √3। अरे बताओ ना, टावर की ऊंचाई अगर 1 यूनिट होगा तो छाया की लंबाई कितना होगा, इसका √3 गुना हो जाएगा, तो ये √3 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण बताओ क्या होगा, थीटा का वैल्यू निकालना क्या होगा, थीटा का वैल्यू निकालना क्या होगा। तो हम तुमको पहले बता चुके थे, बेसिक क्लास में पहले बता चुके थे इसका पहला लेक्चर में, कि अगर ये समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेगा, ये समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेगा, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज अगर ये बेस कोण है तो ये क्या बनता है, पी होता है, पी, ये क्या होता है, पी होता है, और ये क्या होता है बताना, ये क्या होता है, बी होता है, बी, और ये क्या होता है, एच होता है, एच। ठीक है, तो थीटा का मान निकालना है, पी का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, पी का मान पता है, बी का मान पता है, तो तू बता मेरा भाई कौन सा रिलेशन लगेगा इसमें, त्रिकोणमितिक रेशियो लगेगा कि नहीं लगेगा, कौन सा रिलेशन लगेगा इसमें, पी बी और थीटा के बीच में कौन सा रिश्ता लगेगा, पी बी और थीटा के बीच में कौन सा रिश्ता लगेगा, तो tan थीटा आएगा, tan थीटा कौन आएगा, tan थीटा आएगा या cot थीटा आएगा, तो tan थीटा का मैं रिश्ता लगाऊंगा, tan थीटा का मैं रिश्ता लगाऊंगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटा का b होता है, p बटा का b होता है, p का वैल्यू कितना है 1 यूनिट, और b का वैल्यू कितना है √3 यूनिट, √3 यूनिट। ठीक है, तो tan थीटा का वैल्यू 1 बटा √3 हो गया, तो यहां से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 1 बटा √3, tan इनवर्स 1 बटा √3, ध्यान से सुनना, थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 1 बटा √3। तो यहां से बताओ मेरे भाई थीटा का मान क्या हो जाएगा बताना, tan इनवर्स 1 बटा √3 का मतलब क्या होता है, tan थीटा में थीटा का कौन सा मान ऐसा है जिसका वैल्यू 1 बटा √3 देता है, tan थीटा में थीटा का ऐसा कौन सा मान है जिसका वैल्यू 1 बटा √3 होता है, तो थीटा का वैल्यू कितना होता है 30 डिग्री, tan थीटा में थीटा का 30 डिग्री ऐसा मान है जिसका वैल्यू 1 बटा √3 होता है, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो छाया वाला क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल भी मत घबराना है। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन सब है, शुरुआत में इसको फटाफट निपटाते चले जाओ। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे फिगर बनाओ, समकोण त्रिभुज बनेगा, जो चीज गायब रहेगा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। पढ़ो, 45 मीटर ऊंचाई वाले एक पेड़ की जमीन पर छाया की लंबाई 15√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा ये बताना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, 45 मीटर ऊंचाई वाले एक पेड़ की जमीन पर छाया की लंबाई 15√3 मीटर है। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक पेड़ है, ध्यान से सुनना, एक पेड़ है, अगर पेड़ है तो इसका कोई ना कोई बेस होगा, पेड़ है तो कोई ना कोई बेस पे खड़ा होगा। अब बताओ मेरे भाई, ये पेड़ है, कोई ना कोई बेस पे खड़ा है, कोई ना कोई बेस पे खड़ा है, सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, इसका मतलब पीछे कहीं ना कहीं सूर्य का जो प्रकाश है इस बीम पे पड़ता होगा, इस बीम पे पड़ता होगा, इस तरीके से, इस बीम पे पड़ता होगा, इस तरीके से सूर्य का प्रकाश इस बीम पर पड़ता होगा, इस तरीके से, तो क्या होगा बताना मेरे भाई, क्या होगा, ये जो पेड़ है इसका छाया कहां बनेगा, जमीन पे बनेगा, जमीन पे, इसका छाया क्या बने, कहां बनेगा, जमीन पे बनेगा, जमीन पे, अभी मैं समझाया हूं। तो क्या होता है बताना मेरे भाई, इसका छाया और सूर्य का जो किरण है इसके बीच में एक प्रकार का एंगल क्रिएट हो जाता है, इसके बीच में एक प्रकार का एंगल क्रिएट हो जाता है, और उसी एंगल का नाम क्या होता है, सूर्य का उन्नयन कोण। इसी एंगल का नाम क्या बनेगा, इसी एंगल का नाम बनेगा सूर्य का उन्नयन कोण। इसी एंगल का नाम क्या होता है, सूर्य का उन्नयन कोण। ठीक है, तो यहां सूर्य का उन्नयन कोण कितना है, थीटा है, थीटा। तो हमसे थीटा का मान पूछ रहा है क्या होगा, हमसे थीटा का मान पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, चलो मेरे भाई शुरू से पढ़ो जरा एक बार क्वेश्चन। 45 मीटर ऊंचाई वाले एक पेड़ की, ये पेड़ की ऊंचाई कितना है, ये पेड़ है पेड़, इस पेड़ की ऊंचाई कितना है, 45 मीटर है, 45 मीटर। ठीक है, यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये हमेशा समकोण त्रिभुज बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई है 45 मीटर और छाया की लंबाई है 15√3 मीटर। ये छाया की लंबाई कितना है बताना, ये छाया की लंबाई कितना है, ये पेड़ की छाया यहां से यहां तक बना हुआ है, यहां से यहां तक, तो इसकी लंबाई कितना है, 15√3 मीटर है। छाया की लंबाई कितना है, 15√3 मीटर है छाया की लंबाई, छाया की लंबाई 15√3 मीटर है। तो हमसे सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, थीटा का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन है, ये थीटा है तो इसके अकॉर्डिंग ये पी होगा, ये बी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा। तो तुम बताओ भाई त्रिकोणमितिक रेशियो लगेगा, बताओ क्या निकालना है, थीटा निकालना है, पी दे रखा है, बी दे रखा है, थीटा निकालना है, पी दे रखा है, बी दे रखा है, पी दे रखा है, बी दे रखा है, थीटा निकालना है। तो कौन सा रिश्ता लगाएगा बताओ मेरे भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा लगाएगा, tan थीटा ही तो लेकर आएगा,
टेन थीटा है तो यहां उतरेगा, टेन थीटा बराबर क्या बनेगा, P बटा का B हो जाएगा, टेन थीटा बराबर P बटा का B हो जाएगा, टेन थीटा बराबर P बटा का B हो जाएगा। P का वैल्यू कितना है बताना, P का वैल्यू कितना है 45 है 45, B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है 15√3, B का वैल्यू कितना है 15√3 है। यहां से काटेंगे तो 15 से 3 मरतबे चला जाएगा और √3 से ये 3 कितना मरतबे चला जाएगा, √3 मरतबे चला जाएगा। तो tan थीटा का वैल्यू कितना आया, √3 आया, √3। तो थीटा का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा बताना, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स √3, tan इनवर्स √3। इसका मतलब क्या हुआ कि tan थीटा में थीटा का कौन सा ऐसा मान है जिसका वैल्यू √3 के बराबर होता है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहां 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। tan थीटा में थीटा का 60 डिग्री का ऐसा मान है, tan 60 डिग्री जिसका वैल्यू √3 के बराबर हो जाता है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहां से 60 डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री। यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन था ये, जस्ट पिछला वाला क्वेश्चन था। चलो सवाल नंबर 3 देखना, फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। सवाल नंबर 3, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की सूरज को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से देख सकती है। जैसे जैसे क्वेश्चन का था उसे से फिगर बनाओ। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की सूरज को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से देख सकती है। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन, एक दीवार है, दीवार, ध्यान से सुना मेरे भाई, एक दीवार है। अगर दीवार होगा तो इसका कोई ना कोई बेस होगा, बिल्कुल बेस होगा। अगर दीवार है तो इसका कोई ना कोई बेस होगा, बिल्कुल बेस होगा। ठीक है, लड़की की लंबाई कितना है, 1.2 मीटर। लड़की की लंबाई कितना है, 1.2 मीटर। लड़की यहां पे खड़ा है, 1.2 मीटर लड़की की लंबाई है, ये लड़की की लंबाई है 1.2 मीटर। ठीक है, ठीक है, 1.2 मीटर लंबी लड़की सूरज को 3.62 मीटर लंबी दीवार के ऊपर से देख सकती है। ये लंबी दीवार है, ये लंबी दीवार है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं सूरज बैठा हुआ है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं सूरज बैठा हुआ है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं सूरज बैठा हुआ है। ठीक है, और ये लड़की जो है सीधा सीधा सूरज को देख रहा है, सीधा सीधा ये लड़की सूरज को देख रहा है, लेकिन इस दीवार के ऊपर ऊपर से देख रहा है, इस दीवार के जस्ट ऊपर से इसको ये सूरज दिखाई दे रहा है। तो तू बता मेरा भाई, क्या यहां से एक दृष्टि रेखा बनेगा, क्या यहां से सीधा सीधा एक दृष्टि रेखा बनेगा इस तरीके से? अरे बताओ ना, इस लड़की को ये सूरज दिखाई दे रहा है, दीवार के जस्ट ऊपर से दिखाई दे रहा है, तो ये लड़की का आंख इस सूरज को देखेगा जो सीधा सीधा इस दीवार के ऊपर से जाएगा, तो एक दृष्टि रेखा नहीं बनेगा, एक दृष्टि रेखा नहीं बनेगा, इसी तरीका का तो फिगर बनेगा। ठीक है, दीवार के ऊपर से देख सकती है जो उससे 2.4 मीटर की दूरी पर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है क्या होगा, सूर्य का उन्नयन कोण बताना क्या होगा? फिर से सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले ये बताओ, 1.2 मीटर लंबी लड़की का लंबाई कितना, 1.2 मीटर का। लड़की का लंबाई कितना, 1.2 मीटर का। ये हुआ लड़की का लंबाई 1.2 मीटर, 1.2 मीटर का। ठीक है, 3.62 मीटर लंबी दीवार, ये दीवार है, दीवार, ये दीवार है, दीवार, ये दीवार है, दीवार, ये दीवार है, और दीवार की लंबाई कितना है, 3.62 मीटर, 3.62 मीटर दीवार की लंबाई है। ये दीवार की लंबाई कितना है, 3.62 मीटर। यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लड़की जो है वो दीवार से 2.4 मीटर की दूरी पर है। ये लड़की यहां है, दीवार यहां है, इसके बीच की दूरी कितना है, 2.42 मीटर है, 2.42 मीटर है, 2.42 मीटर है। ठीक है, लड़की और दीवार के बीच की दूरी कितना है, 2.42 मीटर है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई, उन्नयन कोण कैसे बनता है ये बताओ, उन्नयन कोण कैसे बनता है? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनता है। तो तुम बता मेरा भाई, ये दृष्टि रेखा तो है, ये तो दृष्टि रेखा है, ये दृष्टि रेखा तो है, ये दृष्टि रेखा तो है। अब यहां से क्षैतिज रेखा कैसे बनेगा? उन्नयन कोण दिखाने के लिए दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा चाहिए, दृष्टि रेखा है, क्षैतिज रेखा कैसे बनेगा? तो क्षैतिज रेखा बनाना आसान है ना। ये लड़की सर उठाया तो इसको देखा, लेकिन सीधा देखेगा तो एक क्षैतिज रेखा बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर ये लड़की सीधा देखेगा तो क्षैतिज रेखा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये क्षैतिज रेखा हो गया, और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। तो यही उन्नयन कोण बनेगा थीटा, जो किसका होगा, सूर्य का होगा, क्योंकि ये लड़की सूर्य को देखने के कारण यहां पर नीचे में कोण बना लिया, तो यही उन्नयन कोण होगा, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा। ठीक, ठीक है, और यही थीटा का मान क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, यही थीटा का मान क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो तुम बता मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ये थीटा का मान क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो, जब भी ऐसा फिगर में नीचे में तुमको एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, नीचे में तुमको यहां से यहां तक एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, जब भी तुमको हाइट एंड डिस्टेंस में नीचे में एक चतुर्भुज दिखे, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस में नीचे में एक चतुर्भुज दिखे, नीचे में एक चतुर्भुज दिखे,
तो समझ जाना ये क्या है, समझ जाना ये क्या है, रेक्टेंगल है, आयत है। ये क्या है, हमेशा रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, ये हमेशा रेक्टेंगल होगा। और रेक्टेंगल अगर है तो आमने सामने का भुजा क्या होगा, बराबर होगा। आमने सामने का भुजा क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये लंबाई 1.2 मीटर का, यहां से यहां 1.2 मीटर का है, तो ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर का हो जाएगा। ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये 2.42 मीटर का है, तो ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा, 2.42 मीटर का हो जाएगा। आयत के अनुसार आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है आयत में। ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा, 2.42 मीटर का हो जाएगा, 2.42 मीटर का हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। ये पूरा लेंथ यहां से यहां, ये पूरा लेंथ यहां से यहां कितना है, 3.62 मीटर का है। 3.62 मीटर का ये पूरा लेंथ है, जिसमें से ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ कितना है, यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, 1.2 मीटर का, 1.2 मीटर का। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या यहां से यहां तक का लेंथ नहीं आ जाएगा, यहां से यहां तक का लेंथ नहीं आ जाएगा, बताओ मेरे भाई। ये पूरा लेंथ में से इतना लेंथ घटाओगे तो यही तो बचेगा। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बताना, ये जो हरा वाला लाइन में टिक किया हूं, तो 3.62 में से क्या घटाना है, 1.2 घटाना है, 1.2 घटाना है। तो ये हो जाएगा 2, 6 में से 2 गया 4, 3 में से गया 2, तो 2.42 हो जाएगा। ये लेंथ कितना हो जाएगा, 2.42 मीटर का। ये लेंथ हो जाएगा 2.42 मीटर का। यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 2.42 मीटर का। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब हमको थीटा निकालना है, अब हमको थीटा निकालना है, अब हमको थीटा का मान निकालना है। तो तुम बताओ, क्या तुमको यहां से यहां समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसका नाम डाल देता हूं तो ABC, क्या तुमको ये समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा है, ABC? ABC समकोण त्रिभुज दिखा। और समकोण त्रिभुज का ये वाला अगर कोण है, ये वाला बेस कोण है, तो ये क्या बन जाएगा, P बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, H बन जाएगा। तो P पता हो गया, B पता हो गया, थीटा का मान निकालना है। P पता, B पता, थीटा का मान निकालना है। तो tan थीटा लगा के नहीं निकल जाएगा थीटा का मान। तो तुम बताओ मेरे भाई, tan थीटा यहां पे इस्तेमाल करोगे तो नहीं निकल जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा का B होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा का B होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटा का B होता है। P का वैल्यू कितना है बताना, 2.42 है। P का वैल्यू कितना है, 2.42 है। और B का वैल्यू कितना है, 2.42 है। B का वैल्यू भी कितना है, 2.42 है। तो ये कितना मर्तबे चला जाएगा, एक मर्तबे चला जाएगा, एक मर्तबे। तो tan थीटा बराबर 1 है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू यहां से क्या आएगा, tan थीटा में थीटा का कौन सा मान ऐसा है जिसका वैल्यू 1 होता है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री होता है, जिसका वैल्यू 1 होता है। तो थीटा का वैल्यू यहां से कितना आ गया, 45 डिग्री। यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ गया, 45 डिग्री का हो गया। ये डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। एक मिनट, चलो इस सवाल को देखना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, भाषा है खाली बस, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ भाषा है और भाषा है। चलो जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है उसे वैसे फिगर बनाते चले जाओ। एक व्यक्ति एक मॉल के पास सड़क पे खड़ा था। ठीक है, ध्यान से सुना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। मैं यहां पे फिगर लगा देता हूं। एक व्यक्ति एक मॉल के पास खड़ा था। यहां पर एक मॉल है। ठीक है, ये मॉल है, मॉल मॉल है तो कोई ना कोई बेस पे खड़ा होगा। मॉल है तो कोई ना कोई बेस पे खड़ा होगा, बिल्कुल खड़ा होगा कोई ना कोई बेस पे। अब एक व्यक्ति एक मॉल के पास सड़क पे खड़ा था। मान लो कि व्यक्ति यहां पे खड़ा है, मान लो कि व्यक्ति इस बिंदु पर खड़ा है, इस बिंदु पे खड़ा है। देखते रहना ध्यान से। एक व्यक्ति एक मॉल के पास सड़क पे खड़ा था, यानी व्यक्ति को मैं इस बिंदु पे खड़ा कर दिया, व्यक्ति को मैं इस बिंदु पे खड़ा कर दिया जो मॉल के किनारे है, मॉल के किनारे। ठीक है, वह मॉल से 1215 मीटर दूर था। यानी इस व्यक्ति की दूरी मॉल से कितना है, 1215 मीटर का है। इस व्यक्ति की दूरी मॉल से कितना है, 1215 मीटर की दूरी पर खड़ा है। मॉल से यह व्यक्ति कितना दूरी पर खड़ा है, 1215 मीटर की दूरी पर खड़ा है। 1215 मीटर की दूरी पर खड़ा है। आगे पढ़ो। और सड़क से मॉल के शीर्ष को इस तरह से देखने में सक्षम था कि यह व्यक्ति मॉल के शीर्ष को देख रहा है, यह व्यक्ति मॉल के शीर्ष को देख रहा है, यह व्यक्ति मॉल के शीर्ष को देख रहा है। इस तरह से देख रहा है कि एक पेड़ की चोटी जो उसके और मॉल के बीच में है, इस प्रकार से देख रहा है कि एक पेड़ की चोटी है जो मॉल और उस आदमी के बीच में खड़ा है। तो मान लो कि पेड़ को मैं यहां खड़ा कर देता हूं, पेड़ को मैं यहां खड़ा कर देता हूं, पेड़ को मैं यहां खड़ा कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो पेड़ है ये मॉल और उस आदमी के बीच में खड़ा है, उस आदमी के बीच में खड़ा है।
बिल्कुल शीर्ष के साथ दृष्टि की कतार में थी मॉल। ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुना। देखने में इस प्रकार सक्षम था कि एक पेड़ की चोटी जो उसके और मॉल के बीच में बिल्कुल शीर्ष के साथ दृष्टि की कतार में थी। इसके कहने का यह मतलब है, इसके कहने का यह मतलब है कि ये जो आदमी यहां पर बैठा है, ये जो आदमी यहां से मॉल के शीर्ष को देख रहा है, उसकी दृष्टि रेखा बिल्कुल इसके आंख के लाइन में है। और इसके आंख के लाइन में मतलब क्या, इसकी जो दृष्टि रेखा है वो इस पेड़ की चोटी से होते हुए इसकी आंख के लाइन तक जा रहा है। तो मैं एक दृष्टि रेखा इस तरीके से बना दूं, अरे बताओ ना, यहां से एक आदमी मॉल के शीर्ष को देख रहा है, तो दृष्टि रेखा ही बनेगा, ये दृष्टि रेखा ही बनेगा। और दृष्टि रेखा जो है वो जो पेड़ है उसके शीर्ष से होकर पास हो रहा है। ऐसा कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि ये जो दृष्टि रेखा है ये पेड़ के शीर्ष से होकर पास हो रहा है, ऐसा कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आगे पढ़ो। पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई कितना है? 20 मीटर है। ये पेड़ की ऊंचाई कितना है? 20 मीटर है। ये पेड़ की ऊंचाई कितना है? 20 मीटर है। यानी पेड़ की ऊंचाई यहां से यहां तक कितना है? 20 मीटर का है। 20 मीटर का पेड़ की ऊंचाई यहां से यहां तक कितना है? 20 मीटर का है। 20 मीटर का। और यह उससे 60 मीटर दूर है। का मतलब क्या? ये जो पेड़ है ये इस आदमी से 60 मीटर की दूरी पर है। इस आदमी से 60 मीटर की दूरी पर है ये पेड़। 60 मीटर की दूरी पर है ये पेड़। ठीक है, 60 मीटर की दूरी पर है ये पेड़। तो मॉल की लंबाई बताना क्या होगा? तो मॉल कितना लंबा है बताना मेरे भाई। मॉल की लंबाई यहां से यहां तक हो गया। ठीक है, यही ब्लू वाला लाइन हमको निकालना क्या होगा। ठीक है, अब हमको यह बताओ मेरे भाई, क्या यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा? बिल्कुल बनेगा। यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब हमको यह बताओ ये कैसे निकलेगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस क्वेश्चन में एक चीज तुमको समझना है। देखो, ये जो आदमी है, अगर इस आदमी का हाइट अगर दिया रहेगा, आदमी का अगर हाइट क्वेश्चन में दिया रहेगा, आदमी का हाइट अगर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो फिर आदमी के हाइट को हम इस तरीके से मैं दिखाता, आदमी को मैं खड़ा करता, यहां पर उसकी लंबाई को दिखाता। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आदमी की हाइट की बात कहीं नहीं करेगा, तो आदमी का जो हाइट है वो एकदम बिल्कुल नगण्य लेना है, जमीन पर आदमी को रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो आदमी है उसकी हाइट की बात नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इस आदमी को जमीन पे रखा हूं नगण्य। इसकी लंबाई को मैं 0 मान लिया हूं, क्योंकि इसका लंबाई है ही नहीं क्वेश्चन में। जब इसका लंबाई नहीं है तो आदमी की हाइट को मैं इसको जमीन पर आदमी को नहीं खड़ा कर सकता हूं। जब रहता कि आदमी 5 फुट है, 3 फुट है, तो मैं इस आदमी को जमीन पे खड़ा करता। लेकिन इस क्वेश्चन में आदमी के हाइट के बारे में बात नहीं कर रहा है, इसलिए आदमी को मैं नगण्य मान रहा हूं। ठीक है, चलो अब हमको ये बताओ, ये लंबाई कैसे निकलेगा? हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। देखो, ये लंबाई 1 सेकंड में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखो, ये लंबाई 1 सेकंड में आ जाएगा। अगर मैं इस थीटा का मान अगर निकाल लेता हूं, ये जो कोण हमारा है, ये उन्नयन कोण बनेगा। ये उन्नयन कोण बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दृष्टि रेखा, ये क्षैतिज रेखा है, ये क्षैतिज रेखा, उसके बीच में उन्नयन कोण होता है। अगर ये कोण का मान हमको मिल जाएगा, ये कोण का मान मिल जाएगा, तो बड़का वाला समकोण त्रिभुज में मैं त्रिकोणमितिक रेशियो लगाकर क्या इसका वैल्यू नहीं निकाल लूंगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं इसका नामकरण कर देता हूं। मैं इसका नाम ए डाल दिया, बी डाल दिया, इसका सी डाल दिया, इसका नाम डी डाल दिया। ठीक है, और इसका नाम मैं ई डाल दिया। ठीक है, तो तुमको क्या करना है, इसमें 2 समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है हमको ई सी डी, और एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी डी। इसमें 2 समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक छोटा वाला समकोण है, एक बड़ा वाला समकोण है। तुम छोटा वाला समकोण में काम करो, छोटा वाला समकोण में काम करके थीटा का मान निकाल लो, और थीटा का मान जैसे ही निकलेगा तो फिर बड़ा वाला समकोण में काम करेगा, तो जो चीज गायब रहेगा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ठीक है, जब भी 2 समकोण त्रिभुज बने, एक छोटा बने एक बड़ा बने, तो हमेशा पहले छोटा वाला समकोण में काम करना, जो चीज गायब रहेगा वो निकाल लेना, फिर बड़ा समकोण में काम करना, ऑटोमेटिक जो पूछ रहा है वो आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इस क्वेश्चन में मैं किसमें काम करूं? सबसे पहले समकोण त्रिभुज ईसीडी में काम करो। ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहले मैं इसमें काम करता हूं समकोण त्रिभुज ईसीडी में, काम करता हूं। पहले मैं समकोण त्रिभुज ईसीडी में आता हूं। ठीक है, समकोण त्रिभुज ईसीडी में ये थीटा है, ये थीटा बेस कोण है, तो ये पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और ये एच हो जाएगा। नहीं हो जाएगा एच, इस थीटा के लिए ये पी बी, ये एच हो जाएगा, ये एच हो जाएगा। तो ये दोनों पी बी दे रखा है, थीटा का मान हमको निकालना है। पी बी दे रखा है, थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा ही लगाओगे, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताना?
tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P बटा का B हो जाएगा। tan थीटा बराबर P बटा का B हो जाएगा। P का वैल्यू कितना है, 20 है 20, और B का वैल्यू कितना है, 60 है 60। तो कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा का मान यहां से स्टैंडर्ड वैल्यू आएगा ही नहीं, क्योंकि tan थीटा में थीटा का कोई सा भी ऐसा मान नहीं है जिसका वैल्यू 1/3 होता है। इसलिए मैं इसको tan थीटा के फॉर्म में ही रहने देता हूं, इसको मैं इसी फॉर्म में रहने देता हूं। डायरेक्ट tan थीटा का वैल्यू कितना है, आया यहां से 1/3 आया। जबकि tan थीटा का हमको जहां पर भी इस्तेमाल करना होगा डायरेक्ट मैं 1/3 ही रखूंगा। ठीक है, अरे tan थीटा में थीटा का कोई सा भी मान 1/3 के बराबर नहीं होता है, तो थीटा का मान कैसे निकलेगा यहां से, इसलिए मैं इसको इसी फॉर्म में छोड़ रहा हूं, tan थीटा बराबर 1/3। ठीक है, चलो अब काम करो बड़ा समकोण में, अब काम करो बड़ा समकोण में। तो बड़ा समकोण त्रिभुज का नाम क्या है बताना, बड़ा समकोण त्रिभुज का नाम क्या है बताना मेरे भाई। बड़ा समकोण त्रिभुज का नाम क्या है, ABD। समकोण त्रिभुज ABD में आना, जरा बड़ा समकोण में आना, समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है, तो बड़ा समकोण के लिए भी यही थीटा है, बड़ा समकोण के लिए भी यही थीटा है। तो इस थीटा के लिए ये बनेगा P, ये नीचे बनेगा B, और ये बड़का वाला जो साइड है यहां से यहां ये बन जाएगा H। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है इसमें बताना, हमको क्या निकालना है, हमको P का मान निकालना है। B का मान दे रखा है, थीटा का मान हमको पता है, थीटा डायरेक्ट नहीं पता लेकिन tan थीटा के फॉर्म में पता है। तो P B और थीटा, P B और थीटा के बीच में रिश्ता कौन बतलाएगा, tan थीटा ही तो बतलाएगा। P B और थीटा के बीच में रिश्ता कौन बतलाएगा, tan थीटा ही तो बतलाएगा। तो tan थीटा बराबर क्या बनेगा यहां से, P बटा का B बन जाएगा, P बटा का B बन जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, ये P का मान हमको चाहिए, यही P का मान हमको चाहिए, और B का मान कितना है, 1215 है। B का मान कितना है, 1215 है। और यहां से थीटा का मान तो हमको नहीं पता चलेगा, लेकिन डायरेक्ट पूरा का पूरा tan थीटा का मान हमको पता है ना, पूरा का पूरा tan थीटा का मान हमको पता है, पूरा का पूरा tan थीटा का मान कितना है, 1/3 है। तो 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, P बटा का 1215 हो जाएगा, 1215 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये यहां से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 3 पचे 15 हो जाएगा। और क्रॉस गुना करेगा तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्रॉस गुना करेगा तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 405 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला लेंथ जो P है वो कितना हो गया बताना, ये वाला जो लेंथ है P, जो टावर की ऊंचाई है ये कितना हो जाएगा, 405। मॉल की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 405 मीटर का हो जाएगा, ये हो जाएगा 405 मीटर का। ठीक है, 405 मीटर का, ये C नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आदमी की लंबाई दिया हुआ रहेगा तो आदमी की लंबाई को हम खड़ा करेंगे, अगर आदमी की लंबाई नहीं रहेगा क्वेश्चन में तो उसको नगण्य मान के काम करेंगे, इतना ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। चलो इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से। एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है और वो क्षैतिज भूमि के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि cos थीटा 5/13 है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे फिगर लगाओ। एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुका हुआ है, देखो मेरे भाई ध्यान से, एक दीवार में लगाता हूं। ठीक है, ये दीवार हो गया, दीवार, दीवार है तो कोई ना कोई बेस पे खड़ा होगा, दीवार है तो कोई ना कोई बेस पे खड़ा होगा, बिल्कुल खड़ा होगा। ठीक है, और इस दीवार के सहारे एक सीढ़ी झुका हुआ है, यानी इस दीवार पर एक सीढ़ी लगा हुआ है इस तरीके से, इस दीवार पर एक सीढ़ी लगा हुआ है इस तरीके से। एक मैं सीढ़ी को लगा देता हूं इस तरीके से, दीवार पर एक सीढ़ी लगा हुआ है, दीवार पर एक सीढ़ी लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से दीवार पर सीढ़ी लगा हुआ है, और ये जो सीढ़ी है वो क्षैतिज भूमि के साथ यानी जमीन के साथ थीटा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ये सीढ़ी जो है, ये सीढ़ी जो है वो जमीन के साथ थीटा कोण बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ो। इस प्रकार बना रहा है कि cos थीटा बराबर 5/13 है, cos थीटा बराबर कितना है, 5/13 है, cos थीटा बराबर 5/13। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन में थीटा का मान नहीं देगा, डायरेक्ट पूरा का पूरा cos थीटा का मान ही दे दिया। तो cos थीटा बराबर 5/13, तो cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, B/H होता है, B/H, B/H होता है, B/H। ठीक है, अब हमको ये बताओ, अगर ये बेस कोण है तो ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, और ये H हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये H हो जाएगा। अब बताओ cos थीटा बराबर B/H है, तो 5, B का वैल्यू कितना हुआ, 5 यूनिट, H का वैल्यू कितना हुआ, 13 यूनिट। तो B का वैल्यू कितना हुआ यहां से, 5 यूनिट, B का वैल्यू कितना हुआ, 5 यूनिट। ठीक है, ये रेशियो है, रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, इसलिए मैं इसको घेर रहा हूं। और H का वैल्यू कितना है, 13 यूनिट, तो H का वैल्यू यहां से कितना आ गया, 13 यूनिट हो गया, 13 यूनिट। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। आगे पढ़ो। यदि दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई, देखो जब कभी भी क्वेश्चन में ऊंचाई की बात करेगा, जब कभी भी क्वेश्चन में ऊंचाई की बात करेगा, ऊंचाई का, तो ऊंचाई का मतलब होता है एकदम 90 डिग्री के एंगल पे कोई रेखा, एकदम 90 डिग्री के एंगल पे कोई रेखा, या सीधा एक ऊंचाई, जो ऊंचाई की बात करेगा मतलब 90 डिग्री के एंगल वाला लाइन होगा। ठीक है, ठीक है, तो ऊंचाई की बात करा है, इसका मतलब 90 डिग्री के एंगल पे एक लाइन बनेगा। ठीक है, और ये यही लाइन है, यही लाइन। ठीक है, ये यही लाइन है।
तो तुमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई 18 मीटर है, यानी दीवार से सीढ़ी का शीर्ष, ये सीढ़ी का शीर्ष यहां पे आकर टिका हुआ है, तो दीवार की ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है, कुछ नहीं है, दीवार की ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है। दीवार से सीढ़ी के शीर्ष की ऊंचाई कितना है, 18 मीटर है, यानी दीवार की ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है। कितना है ये दीवार की ऊंचाई, 18 मीटर है। ऊंचाई का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल वाला रेखा, ठीक है। 18 मीटर दीवार की ऊंचाई हो गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी बताओ क्या होगा। सीढ़ी का आधार ये है, सीढ़ी का आधार ये है, और दीवार से सीढ़ी के आधार की दूरी बताना है, यानी दीवार का आधार ये है, सीढ़ी का आधार ये है, तो यहां से यहां का दूरी हमको बताना है क्या होगा, यहां से यहां का दूरी हमको बताना है क्या होगा। ये वाला जो लाइन है इसका वैल्यू निकालना है क्या होगा, ये वाला जो लाइन है इसका वैल्यू निकालना है क्या होगा। अगर मैं इसका नाम डाल देता हूं तो ये हो जाएगा ए बी सी, तो फाइनली हमको क्या निकालना है, बीसी का मान देना है क्या होगा, फाइनली हमको बीसी का मान बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई बीसी का मान कैसे आएगा बताना, बीसी का मान कैसे आएगा बताना मेरे भाई, बीसी का मान कैसे आएगा बताना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। बीसी का मान कैसे आएगा बताना मेरे भाई। देखो तुमको थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बी का वैल्यू कितना है 5 यूनिट, एच का वैल्यू कितना है 13 यूनिट, बी का वैल्यू 5 यूनिट है, एच का वैल्यू 13 यूनिट है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट तुम पढ़े हुआ है 5 12 13 का, 5 12 13 में पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 में पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, और 13 यहां पे क्या होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए। 5 12 13 में पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है जिसमें 13 कर्ण होना चाहिए। तो क्या इस क्वेश्चन में 13 कर्ण है, बिल्कुल है 13 कर्ण है, तो इसका तीनों साइड पता चल जाएगा। फिर एक साइड 5 होगा, एक साइड 12 होगा, एक साइड 5 होगा समकोण त्रिभुज का, एक साइड 12 होगा, तो 13 है 5 है, तो 13 है तो 5 है, तो 12 बचेगा एक साइड, तो 12 यूनिट यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला साइड कितना हो जाएगा 12 यूनिट का हो जाएगा, ये वाला साइड कितना हो जाएगा 12 यूनिट का हो जाएगा। अरे बताओ ना, ये वाला साइड 5 यूनिट है, ये वाला 13 यूनिट है, तो 5 12 13 में ट्रिपलेट होता है, 13 हमारा कर्ण है, तो ये 5 यूनिट है 13 यूनिट है, तो ये बचा हुआ साइड 12 यूनिट का ही तो हो जाएगा, ये बचा हुआ साइड 12 यूनिट का हो जाएगा, ये 12 यूनिट का हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, बीसी का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो बीसी का वैल्यू तो 5 यूनिट है, ये बीसी का वैल्यू तो 5 यूनिट है ये, तो क्वेश्चन हमसे 5 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, क्वेश्चन हमसे 5 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, 5 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। अब बताओ मेरे भाई 5 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, 5 यूनिट का वैल्यू तभी आएगा जब 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। 1 यूनिट का वैल्यू तब आएगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा है उसका मुंह मिलाओगे तो 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या डाटा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ है, ये 18 मीटर का, 18 मीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डाटा होता है वो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल रेशियो में नहीं होता है। ये वाला लेंथ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 मीटर है, और मेरे अकॉर्डिंग ये वाला लेंथ कितना है 12 यूनिट है, 12 यूनिट, तो 12 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 18 मीटर है, 18 मीटर। 12 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 12 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 18 मीटर है, 18 मीटर। तो 12 यूनिट का वैल्यू 18 मीटर है, तो 5 यूनिट का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 12 यूनिट का वैल्यू 18 मीटर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 बटा में 12 आ जाएगा। ये 1 यूनिट का वैल्यू आया, तो 5 यूनिट का वैल्यू कैसे आएगा, 5 से गुना कर देंगे तो 5 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। काट कूट करोगे तो ये किसका वैल्यू आ जाएगा, ये 5 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 5 यूनिट का। ठीक है, ये 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 से 3 मरतबे चला जाएगा, ये 5 तिहाई 15, 15 बटा 2 कितना हो जाएगा 7.5 मीटर, 7.5 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, ये 7.5 मीटर क्या है बताना, ये 7.5 मीटर 5 यूनिट का वैल्यू आया, और 5 यूनिट का वैल्यू का मतलब क्या, बीसी की लंबाई आ गया, बीसी की लंबाई, ये बीसी की लंबाई कितना है 7.5 मीटर का हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, सारा थ्योरी को पकड़ के रखना है, पाइथागोरन ट्रिपलेट, त्रिकोणमितीय अनुपात और समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में जो रेशियो बनता है उसको भी पकड़ के रखना है। ठीक है, चलो सवाल नंबर 6 सेम टू सेम क्वेश्चन है, सवाल नंबर 6 सेम टू सेम क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा है। एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, एक सीढ़ी दीवार के सहारे झुका हुआ है, यानी ये दीवार है, दीवार है तो कोई ना कोई बेस होगा, बेस होगा, और सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस तरीके से झुका हुआ है। मैं सीढ़ी बना रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से दीवार के सहारे एक सीढ़ी झुका हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई ध्यान से, जमीन के साथ थीटा कौन बनाता है, ये सीढ़ी जमीन के साथ थीटा कौन बना रहा है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है, थीटा इस तरह का है कि कोसेक थीटा बराबर 37/35 है, कोसेक थीटा बराबर 37/35 है। फिर से वही क्वेश्चन है, कोसेक थीटा बराबर क्या है 37/35 है। तो तुम बताओ मेरे भाई कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है,
H बटा P होता है, H बटा P होता है। तो ये H का वैल्यू हुआ और ये P का वैल्यू हुआ, लेकिन ये H और P का ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, रेशियो है, ये रेशियो है, ठीक है। तो ये थीटा अगर है, तो अगर ये बेस कोण है तो ये P हो जाएगा, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से बताओ मेरा भाई P और H का वैल्यू कितना कितना है। P का वैल्यू है 55 यूनिट, P का वैल्यू कितना है 35 यूनिट, ये P है P, इसका वैल्यू कितना है 35 यूनिट है, ये P का वैल्यू कितना है 35 यूनिट है, 35 यूनिट एक्चुअल वैल्यू नहीं है, रेशियो है, ये 35 यूनिट है। P का वैल्यू 35 यूनिट है, H का वैल्यू 37 यूनिट है। H का वैल्यू कितना है बताना, H का वैल्यू कितना है 37 यूनिट है, 37 यूनिट, ठीक है। H का वैल्यू कितना है 37 यूनिट है, 37 यूनिट। P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू 35 यूनिट है, 35 यूनिट। P का वैल्यू 35 यूनिट है, 35 यूनिट, ठीक है, ठीक है। आगे पढ़ो। यदि सीडी का निचला सिरा दीवार से 10.8 मीटर की दूरी पर है, यानी सीडी और दीवार के बीच की दूरी कितना है 10.8 मीटर, ये एक्चुअल वैल्यू है 10.8 मीटर, ठीक है। दीवार और सीढ़ी का जो निचला सिरा है उसके बीच की दूरी कितना है 10.8 मीटर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उस बिंदु की ऊंचाई क्या होगी जहां सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार को छूता है। ऊंचाई की बात कर रहा है, ऊंचाई की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या, बिल्कुल सीधा वाला लाइन है उसका वैल्यू पूछ रहा है, और सीधा वाला लाइन यही है। सीधा सीधा क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, दीवार की ऊंचाई बताओ क्या होगा, दीवार की ऊंचाई बताओ क्या होगा, यानी ये वाला लेंथ हमको निकालना है क्या होगा, ये वाला लेंथ हमको निकालना है क्या होगा, ये वाला लेंथ हमको निकालना है क्या होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिपलेट का इस्तेमाल करो, थोड़ा सा ट्रिपलेट का इस्तेमाल करो। देखो इस समकोण त्रिभुज में एक भुजा 35 यूनिट है, एक भुजा 37 यूनिट है, तो इसी को मैं देख के समझ गया कि पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 12 35 37, 12 35 37 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, 12 35 37 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, जिसमें 37 जो है वो कर्ण होना चाहिए, जिसमें 37 कर्ण होना चाहिए, और 37 अगर कर्ण होगा तो ये दोनों अन्य दो भुजा समकोण त्रिभुज का क्या होगा 12 और 35 होगा, ठीक है। तो यहां देखो 37 कर्ण है, तो अन्य दो भुजा 12 और 35 होगा, तो 35 ये भुजा अगर हो गया तो 12 ये भुजा होगा, फिर अरे बताओ ना 37 यूनिट ये है 35 यूनिट ये है, तो 12 यूनिट ये होगा, 12 यूनिट ये होगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट से 12 यूनिट ये होगा। अरे बताओ ना 12 35 37 में ट्रिपलेट होता है, 37 कर्ण है तो फिर 12 और 35 होगा अन्य दो भुजा, तो अन्य दो भुजा में 35 है तो बचा हुआ 12 यूनिट ही तो बनेगा, बचा हुआ साइड 12 यूनिट ही तो बनेगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, तो ये वाला साइड कितना हो गया 12 यूनिट का हो गया, 12 यूनिट का। हमसे क्या पूछ रहा है, दीवार की ऊंचाई बताओ क्या होगा, दीवार की ये ऊंचाई पूछ रहा है क्या होगा, ये वाला हाइट कितना होगा, तो ये वाला हाइट कितना यूनिट है बताना, ये वाला हाइट है P और P का वैल्यू कितना है 35 यूनिट, यानी क्वेश्चन हमसे 35 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, क्वेश्चन हमसे 35 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, क्वेश्चन हमसे 35 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई 35 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, और 1 यूनिट का वैल्यू कब निकलेगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा होगा, जो मेरे अकॉर्डिंग डाटा होगा उसका मुंह मिलाएंगे तो 1 यूनिट का वैल्यू होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्चुअल डाटा किधर है, ये है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी कितना आधार, आधार 10.8 मीटर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्चुअल डाटा आधार है 10.8 मीटर, और मेरे अकॉर्डिंग आधार कितना है 12 यूनिट, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 12 यूनिट का वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 10.8 मीटर है, 10.8 मीटर, 12 यूनिट का वैल्यू 10.8 मीटर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, बटा में 12 आ जाएगा, बटा में 12 आ जाएगा, ये 1 यूनिट का वैल्यू हुआ, 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट का वैल्यू हुआ, ये 1 यूनिट का वैल्यू हुआ, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का वैल्यू हुआ, हमको चाहिए 35 यूनिट का वैल्यू, तो 1 यूनिट का वैल्यू ये है, तो 35 से गुना कर देंगे तो 35 यूनिट का वैल्यू नहीं हो जाएगा, तो ये फाइनली किसका वैल्यू आ जाएगा, ये 35 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 35 यूनिट का, ठीक है, ठीक है। तो 35 यूनिट का वैल्यू लाने के लिए काट कूट करो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई ये किससे चला जाएगा, ये दशमलव बुलाएंगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, ये 12 से 9 मरतबे चला जाएगा, नहीं 5 से 2 मरतबे चला जाएगा, 5 से 7 मरतबे चला जाएगा, तो 9 सतह 63 बता 2 हो जाएगा, 64 रहता तो 32 होता, तो 32 होता तो 31.5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 31.5 मीटर। 35 यूनिट का वैल्यू कितना आया 31.5 मीटर, और 35 यूनिट का वैल्यू का मतलब पी का मतलब क्या, दीवार की लंबाई, तो दीवार की लंबाई कितना हो जाएगा 31.5 मीटर हो जाएगा, ये ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थीटा ना देकर डायरेक्ट इस तरीके का कौशिक थीटा दे रखा है, थीटा का मान ना देकर इस तरीके से कौशिक थीटा दे रखा है, यहां से ट्रिपलेट पकड़ लेंगे तो तीनों भुजा का रेशियो आ जाएगा, ठीक है, वहां से मुंह मिला लेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलो 7 नंबर क्वेश्चन को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, समतल भूमि पर किसी बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक मीनार के बारे में बात कर रहा है, तो मैं एक मीनार ले लेता हूं,
मीनार है तो कोई ना कोई बेस पे खड़ा होगा, बिल्कुल खड़ा होगा, कोई ना कोई बेस पे खड़ा होगा, बिल्कुल खड़ा होगा। ये समतल भूमि बेस है, और इस समतल भूमि के एक समतल भूमि पर एक बिंदु P है। मैं यहां पर मान लेता हूं एक बिंदु P है, ठीक है। समतल भूमि पर किसी बिंदु P से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी इस बिंदु से मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो तुम बताओ मेरे भाई, उन्नयन कोण के लिए क्या चाहिए, एक दृष्टि रेखा चाहिए, दृष्टि रेखा, और क्षैतिज रेखा तो है ही है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है, उन्नयन कोण। और यही उन्नयन कोण क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का। ये वाला एंगल कितना है, 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का। अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है। उन्नयन कोण कैसे बनता है, ये दृष्टि रेखा हो गया, ये दृष्टि रेखा हो गया, ये दृष्टि रेखा, और ये क्षैतिज रेखा हो गया, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा का बीच में तो उन्नयन कोण बनता है। और ये क्या बन गया, कौन सा त्रिभुज बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज, ठीक है। मीनार की ऊंचाई कितना है, 110√3 मीटर है। ध्यान से सुनते रहना। मीनार की ऊंचाई कितना, 110√3 मीटर, यही मीनार की ऊंचाई है। ये मीनार की ऊंचाई क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 110√3 मीटर, 110√3 मीटर ये मीनार की ऊंचाई है। ये मीनार की ऊंचाई है, यहां से लेकर यहां तक, ये मीनार की ऊंचाई है। तो मीनार के पात से P की दूरी क्या बताना क्या होगा, यानी मीनार के जड़ से बिंदु P की दूरी बताना क्या होगा। यानी तुमसे क्वेश्चन ये वाला लेंथ पूछ रहा है, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ पूछ रहा है, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ पूछ रहा है, ये वाला लेंथ, ठीक है। तो ये वाला लेंथ कैसे आएगा बताना मेरे भाई, ये वाला लेंथ कैसे आएगा बताना मेरे भाई। ध्यान से सुना, देखो इसका करने का दो तरीका है। ये 30 डिग्री बेस कोण है, 30 डिग्री बेस कोण है, तो ये क्या बनेगा, P बन जाएगा, ये P बन जाएगा, ये B बन जाएगा, ये B बन जाएगा, और ये H बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तुमको क्या दे रखा है बताना, इस क्वेश्चन में थीटा का मान दे रखा है, थीटा का मान दे रखा है, P का मान दे रखा है, और B का मान हमसे पूछ रहा है। तो थीटा P और B में कौन सा रिश्ता बनेगा, त्रिकोणमितिक रेशियो लगाकर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं सॉल्व हो जाएगा। यहां से अगर मैं tan थीटा लगाता हूं तो क्या ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाएगा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P बटा का B हो जाएगा, tan थीटा बराबर P बटा का B हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां वैल्यू पुट करेंगे तो tan थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री। P का वैल्यू कितना है, P का वैल्यू है 110√3, और B का वैल्यू हमको निकालना है, यही B का वैल्यू हमको निकालना है, नहीं यही B का वैल्यू हमको निकालना है। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 बराबर कितना हो जाएगा, 110√3 बटा का क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, B। क्रॉस गुना करेंगे तो B बराबर कितना होगा बताना, B बराबर कितना हो जाएगा, √3 से √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, 110 गुना 3 कितना हो जाएगा, 330 मीटर हो जाएगा। एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये है, एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का यह है, 330 मीटर ये आ गया, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको इसका रिलेशन लगाने का जरूरत ही नहीं है, इस तरीके का काम करने का जरूरत ही नहीं है, इस तरीके का काम करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, इस तरीके का काम करने का जरूरत ही नहीं है। एक और तरीका है, उससे भी ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी और आसानी तरीका से हो जाएगा, tan थीटा लगाने की जरूरत ही नहीं है। तुम बताओ मेरे भाई, मैं तुमको बताया था समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बीच में रिश्ता, ठीक है, 30 डिग्री 30 डिग्री, याद है क्या। समकोण त्रिभुज का एक कोण 30 डिग्री होता है, एक कोण 60 डिग्री होता है, और एक कोण 90 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना होता है, 1 यूनिट का होता है, 1 यूनिट का। और 60 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना होता है, √3 यूनिट का होता है, √3 यूनिट का। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना होता है, 2 यूनिट का होता है, 2 यूनिट का। बस इसका इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन इससे भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो ये 30 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो 30 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कितना यूनिट का होता है, 1 यूनिट का। 60 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कितना यूनिट का होता है, √3 यूनिट का होता है, √3 यूनिट का। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना होता है, 2 यूनिट का होता है, 2 यूनिट का, ठीक है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको ये वाला लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ निकालना है। तो √3 का वैल्यू निकालना है हमको, किसका वैल्यू निकालना है, √3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, क्या होगा, √3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, क्या होगा, √3 यूनिट का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 1 यूनिट का इस लेंथ, ये वाला साइड की लंबाई कितना है, ये वाला साइड की लंबाई 1 यूनिट है, 1 यूनिट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना, 110√3 मीटर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 110√3 है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 110√3 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 110√3 है, तो √3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो 110√3 में किससे गुना करेगा, 1 यूनिट का वैल्यू इतना, तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इसमें √3 से गुना कर दो ना। तो √3 से गुना कर देगा तो क्या बन जाएगा, √3 यूनिट का वैल्यू, √3 से √3 3 की गुना 110 में होगा तो 330। ये कितना हो जाएगा, 330 मीटर का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 330 मीटर का हो जाएगा। √3 यूनिट की वैल्यू कितना हो गया, 330 मीटर का। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा,
330 मीटर का हो जाएगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था, यही वाला लेंथ पूछ रहा था, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 330 मीटर, ठीक है। तो जब कभी भी त्रिकोणमितिक रेशो का जरूरत पड़े लगाने का, तो उसके जगह पर मैं ये ना लगाकर सीधा सीधा इसका इस्तेमाल करूंगा, इसका इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। बस ये तीनों भुजा के बीच में रेशो याद रखना है। 30 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो 1 यूनिट का होता है, 60 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो √3 यूनिट का होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो 2 यूनिट का होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करके हम निकाल लेंगे। नहीं, चलो इस टाइप का कई गो क्वेश्चन बनेगा, तब तुम्हारे भेजा में घुसेगा। सवाल नंबर 8 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 8 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 1.8 मीटर लंबा एक व्यक्ति, यहां पर आदमी की लंबाई दे रखा है, तो आदमी की लंबाई को शो करना पड़ेगा। 1.8 मीटर लंबा एक व्यक्ति एक टावर से 30√3 मीटर की दूरी पर है। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक टावर है, एक टावर है, और टावर है तो कोई ना कोई आधार पे खड़ा होगा, बिल्कुल खड़ा होगा, कोई ना कोई आधार पे खड़ा होगा। तुम बताओ मेरे भाई, टावर से 1.8 मीटर लंबा एक व्यक्ति टावर से 3√3 मीटर की दूरी पर है, तो टावर से कहीं ना कहीं आदमी यहां पे खड़ा है। इसकी लंबाई को शो करना होगा इस बार, क्योंकि क्वेश्चन में इसका लेंथ दे रखा है। तो आदमी की लंबाई कितना है, आदमी की लंबाई कितना, 1.8 मीटर का है। ये आदमी की लंबाई कितना है, 1.8 मीटर का है। ये आदमी की लंबाई कितना, 1.8 मीटर का, ठीक है, ठीक है। और ये आदमी टावर से कितना दूर पर खड़ा है, तो टावर से 30√3 मीटर की दूरी पर खड़ा है, यानी ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 30√3 मीटर का, ठीक है। टावर से आदमी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 30√3 मीटर का, 30√3 मीटर का, ठीक है। यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि एकदम सीधा रेखा है ये, ठीक है। चलो आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। यदि उसकी आंख से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये आदमी का आंख है, और आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो आंख से टावर के शीर्ष के बीच में एक दृष्टि रेखा होगा, एक दृष्टि रेखा होगा। चूंकि उन्नयन कोण शो करना है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच का कोण उन्नयन कोण होता है, तो ये तो दृष्टि रेखा हो गया। यहां से यहां क्षैतिज रेखा मिला लेंगे तो उन्नयन कोण शो हो जाएगा ना। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में उन्नयन कोण बनता है, ठीक है। तो ये उन्नयन कोण कितना का है, 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का। ये उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 30 डिग्री का, ठीक है। आगे पढ़ो। तो टावर की ऊंचाई क्या होगा, ये बताओ। टावर की ऊंचाई बताना है क्या होगा, यानी टावर की ऊंचाई का मतलब यहां से लेकर यहां तक का लेंथ बताना है क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ बताना है क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ बताना है क्या होगा। अब बताओ मेरे भाई, ये कैसे सॉल्व होगा। अभी मैं तुमको बताया हूं कि जब भी इस टाइप के फिगर में जब भी नीचे में रेक्टेंगल बने, तो वो हमेशा क्या, सब नीचे में हमेशा चतुर्भुज बने, नीचे में अगर चतुर्भुज बने तो हमेशा वो रेक्टेंगल होता है, आयत होता है। तो आयत होता है तो आमने सामने की भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये 30√3 कितना है रे, 30√3 है ये 30√3 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30√3 मीटर का हो जाएगा। ये भी लेंथ कितना हो जाएगा, 30√3 मीटर का हो जाएगा। यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 30√3 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। ये 1.8 मीटर का है, तो ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा, 1.8 मीटर का हो जाएगा, 1.8 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा, 1.8 मीटर का हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। देखना, हमको टावर की ऊंचाई निकालना है, यानी यहां से यहां तक का लेंथ निकालना है। तो यहां से यहां तक का लेंथ तो पता लग गया ना, यहां से यहां तक का लेंथ पता लग गया ना, 1.8 मीटर का, 1.8 मीटर का पता लग गया। बस हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको बस ये लाल वाला पोर्शन वाला लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ खाली निकालना है। ये वाला लेंथ जैसे निकलेगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये वाला लेंथ जैसे निकलेगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इस वाले लेंथ का नाम मैं रख देता हूं x, ये वाला लेंथ का नाम मैं रख देता हूं x, यानी x का मान जैसे निकलेगा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं, कैसे सॉल्व हो जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा 1.8 मीटर, यहां से यहां तक का लेंथ है ये, तो 1.8 मीटर में क्या जोड़ देंगे, x मीटर जोड़ देंगे, x मीटर, ठीक है। ये फाइनल हमारा किसका ऊंचाई निकल जाएगा, ये फाइनली टावर की ऊंचाई निकल जाएगा। तो x का मान लाना है, x का मान, तो x का मान कैसे आएगा बताना मेरे भाई, x का मान कैसे आएगा, ये वैल्यू कैसे आएगा। देखो यहां 90 डिग्री का एंगल बनना है, तो यहां भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने का कोण भुजा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और ये h हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तुम बता मेरे भाई, यहां त्रिकोणमितिक रेशियो लगाकर यहां से x का मान आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक भुजा एक कोण का मान दे रखा है, तो आराम से त्रिकोणमितिक रेशियो से निकल जाएगा। लेकिन मैं तुमको 30 60 90 वाला एंगल से निकालना चाहता हूं, 30 60 90 डिग्री वाला कंसेप्ट से निकालना चाहता हूं। देखो ये 30 डिग्री है, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का, 30 60 और ये 90 हो गया। तो 30 डिग्री के सामने अगर 1 यूनिट है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, तो 60 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है, तो 60 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है, √3 यूनिट होता है, √3 यूनिट। और 90 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है, 2 यूनिट होता है। अरे बताओ ना,
30 डिग्री के सामने वाला भुजा 1 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने वाला भुजा √3 यूनिट होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा 2 यूनिट होता है, 2 यूनिट होता है। तो हमको किसका लेंथ चाहिए? 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए, x का मतलब 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो यहां पर बताओ मेरे भाई, यहां पर कंपेयर करो, 30 √3 यूनिट का वैल्यू कितना है? 30 √3 यूनिट का वैल्यू कितना है? 30 √3 मीटर है। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है? √3 यूनिट का वैल्यू कितना है? 30 √3 है, 30 √3 कितना गुना है? ये कितना गुना है? ये 30 गुना है, 30 गुना है, 30 गुना का मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हुआ, 1 यूनिट का। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है? √3 यूनिट का वैल्यू कितना है? √3 यूनिट का वैल्यू कितना है? √3 यूनिट का वैल्यू कितना है? 30 √3 मीटर है, 30 √3 मीटर, 30 √3 मीटर है, 30 √3 मीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 √3 बटा का √3 हो जाएगा। तो कितना हो गया? ये 30 मीटर का नहीं हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 30 मीटर का। तो कितना गुना है? वही होता है 1 यूनिट का वैल्यू, वही होता है 1 यूनिट का वैल्यू। अब बताओ मेरे भाई, ये 30 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 गुना हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 30 है, 30, तो ये भी कितना हो जाएगा? 30 गुना हो जाएगा। अरे 1 यूनिट का वैल्यू 30 मीटर ना आया, यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो कितना आ गया? 30 मीटर का आ गया, 30 मीटर का। तो x का वैल्यू यहां से कितना आ गया? x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू कितना आ गया? 30 मीटर का आ गया, 30 मीटर का। तो टावर की पूरा ऊंचाई कितना हो जाएगा? 1.8 मीटर यहां सही है, और यहां से यहां कितना आ गया? 30 मीटर का आ गया, 30 मीटर का, 30 मीटर का। तो फाइनली टावर की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 31.8 मीटर का हो जाएगा, 31.8 मीटर का हो जाएगा। ये सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 9 देखना। सवाल नंबर 9 देखना, यह सवाल क्या कहना चाह रहा है? एक पतंग की डोरी 158 मीटर लंबी है और यह क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक पतंग का फिगर में लगा रहा हूं, पतंग कैसे आसमान में उड़ता है उसी का फिगर में लगा रहा हूं। इस तरीके से पतंग आसमान में उड़ता है, नहीं ठीक है, आसमान में उड़ता है, और ये क्षैतिज है, क्षैतिज जमीन है, जमीन, और पतंग की डोरी और जमीन के बीच में एक प्रकार का एंगल बनता है, पतंग की डोरी और जमीन के बीच में एक प्रकार का एंगल बनता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में यही जो कोण है वो 30 डिग्री का दे रखा है, यही कोण कितना डिग्री का दे रखा है? 30 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। पतंग की डोरी क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और पतंग की डोरी की लंबाई 158 मीटर है, पतंग की डोरी की लंबाई 158 मीटर है। इसका मतलब पतंग की डोरी यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है और यहां पे खत्म होता है। तो ये वाला लेंथ कितना है? 158 मीटर का है। ये वाला लेंथ कितना है? 158 मीटर का। पतंग की डोरी की लंबाई कितना है? 158 मीटर का है, ठीक है, ठीक है। आगे पढ़ो, पतंग की ऊंचाई कितना है? मान लीजिए डोरी में कोई ढील नहीं है, तो पतंग की हाइट निकालना। हाइट का मतलब क्या होता है? पतंग यहां से उड़ रहा है, वहां यहां से, तो यहां से एक सीधी रेखा गिरा दो, वही तो ऊंचाई हो जाएगा। यहां से एक सीधी रेखा गिरा दो, यही तो ऊंचाई हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है? पतंग की ऊंचाई निकालना है, पतंग की ऊंचाई निकालना है। पतंग की ऊंचाई मतलब यहां से यहां तक का लेंथ निकालना है, यहां से यहां तक का लेंथ निकालना नहीं। तो तुम बता मेरे भाई, क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा? क्या ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा? ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, 60 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है? √3 यूनिट होता है, और 90 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है? 2 यूनिट होता है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन किसका वैल्यू पूछ रहा है? पतंग की ऊंचाई, यानी 1 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, 1 यूनिट का। तो तुम बताओ 2 यूनिट का वैल्यू कितना? 158 मीटर है। तो कितना गुना है? ये जितना गुना होगा वही 1 यूनिट का वैल्यू होता है। कितना गुना है? 2 यूनिट का वैल्यू 158 है, तो कितना गुना है? 2 7 14, 2 9 18, 79 गुना है, 79 गुना, 79 गुना है। तो ये भी कितना गुना हो जाएगा? 79 गुना हो जाएगा, 79 गुना। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? 79 गुना 1 हो जाएगा 79 मीटर का, 79 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। ये वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। त्रिकोणमितिक रेशियो के जगह पर इसका इस्तेमाल करेंगे हम बार बार, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो पहला क्लास देख कर आओ, वहां से तुमको ज्यादा समझ में आएगा। फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है पतंग वाला। एक पतंग जमीन से 138 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। फिर से पतंग वाला क्वेश्चन है, एक मैं पतंग बना रहा हूं, ठीक है। पतंग इस तरीके से उड़ता है तिरछा, और जमीन के साथ एक प्रकार का एंगल क्रिएट करता है, नहीं, पतंग का जो धागा है वो जमीन के साथ एंगल क्रिएट करता है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और पतंग जमीन से 138 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। ऊंचाई का मतलब एकदम सीधा रेखा। तो इस बार पतंग जमीन से कितना ऊंचा उड़ रहा है ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो कितना ऊंचा उड़ रहा है जमीन से, बताना कितना ऊंचा उड़ रहा है जमीन से? 138 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, यानी ये वाला लेंथ दे दिया 138 मीटर का। ये वाला लेंथ कितना दे दिया? 138 मीटर का। ये वाला लेंथ दे दिया 138 मीटर का, पतंग की ऊंचाई।
यानी पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, 138 मीटर की ऊंचाई पे, ये वाला लेंथ दे दिया है। तो माझे की अनुमानित लंबाई बताना है क्या होगा। माझे का मतलब होता है धागा की लंबाई, ये जो पतंग का धागा है इसकी लंबाई बताना है क्या होगा, इसकी लंबाई बताना है क्या होगा। देखना मेरे भाई ध्यान से सुना, ये 45 डिग्री का कोण है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा बताना, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो 45 45 90 में क्या रिलेशन होता है भुजाओं के बीच में, तो 45 डिग्री के सामने वाला भुजा 1 यूनिट होता है, तो ये 45 डिग्री के सामने वाला भुजा भी 1 यूनिट होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना होता है, √2 यूनिट होता है। अरे बताओ ना, एक √2 का रेशियो है कि नहीं है। 45 डिग्री 90 डिग्री के बीच में क्या रेशियो बनता है भुजाओं के बीच में, 1:1 √2 का रेशियो बनता है। 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट, तो 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट, तो 90 डिग्री के सामने √2 यूनिट। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको ये धागे की लंबाई निकालना है, यानी √2 यूनिट का वैल्यू निकालना है क्या होगा, √2 यूनिट का वैल्यू निकालना है क्या होगा, √2 यूनिट का वैल्यू निकालना है क्या होगा। अरे समझ रहा है, √2 यूनिट का वैल्यू निकालना है क्या होगा, तो पहले यहां से कंपेयर करो ना। 1 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 138 मीटर। कितना गुना है ये, 138 गुना है, 138 गुना है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 138 गुना हो जाएगा। तो √2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, √2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 गुना का 138। √2 को खोलेंगे तो ये बनेगा 1.414 और गुना का हो जाएगा 138। ठीक है, इसकी गुना करेगा वही पतंग की डोरी की लंबाई हो जाएगा। नहीं, ये जितना गुना होगा उतना ही गुना इसमें कर देगा, तो इस भुजा की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी गुना करेगा तो कैसे करेगा, देखो अप्रोक्स आंसर है, बहुत नजदीक नजदीक है। तो 138 की गुना पहले 1 में करो तो 138 हो जाएगा, प्लस का 138 की गुना 0.4 में करो, 138 की गुना किस में करना है, फिर 0.4 में करना है। ठीक है, ये 414 को मैं 400 मान के काम कर रहा हूं। ठीक है, तो 138 की गुना 0.4 में करेगा तो कितना हो जाएगा बताना, 4 8 32, 4 8 32 के 2 हासिल 3 चला जाएगा, 13 चौका 52, 3 55 हो जाएगा। ठीक है, 55.2 हो जाएगा। तो 138 में 55.2 जोड़ेगा तो कितना बनेगा बताना, 138 में 55.2 जोड़ेगा तो 8 5 13, 13 5 18 19, 193.2 हो जाएगा। जबकि ये 1.414 है, मैं गुना किया हूं 0.4000 से, तो जो आंसर होगा 193.2 से हल्का सा ज्यादा ही होगा, तो 193.2 से ज्यादा होगा, तो ये है नहीं, ये है नहीं, 193.2 से हल्का सा ज्यादा होगा, तो क्या होगा, 194 होगा कि 95 होगा, 194 हो जाएगा, हल्का सा ज्यादा हो जाएगा। अरे काय नहीं, मेरा बात समझ रहा है नलायक। 1.414 को तुम क्या लिख सकता है, 1 प्लस का 0.414 लिख सकता है, ऐसा लिख सकता है। ये 1 प्लस का 0.414 को लगभग मैं 0.4 मान लिया हूं, 0.400 का मतलब 0.4 मान लिया हूं, इसको मैं 0.4 मान के काम कर रहा हूं, 0.4 मान के काम कर रहा हूं। अब इसकी गुना 138 में कराना है, 138 में, तो 138 की गुना 1 में होगा, फिर 138 की गुना 0.4 में होगा। यही तो मैं क्या हूं यहां पे। सवाल नंबर 11 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 11 देखो, 120 मीटर ऊंचाई पर उड़ने वाला एक पतंग एक डोरी से जुड़ा हुआ है जो 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। फिर से पतंग वाला क्वेश्चन है, फिर से पतंग वाला क्वेश्चन है। इस तरीके से पतंग है, ये इसका डोरी है, और डोरी जो है वो जमीन से एक प्रकार का एंगल क्रिएट करता है। पतंग की डोरी जमीन से एक प्रकार का एंगल क्रिएट करता है जो कितना है, 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण है, 60 डिग्री का कोण। ठीक है, 120 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, पतंग का ऊंचाई कितना, 120 मीटर का ऊंचाई है, यानी ये वाला लेंथ कितना है, 120 मीटर का है, ये वाला लेंथ कितना है, 120 मीटर का है। पतंग की ऊंचाई 120 मीटर का, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। डोरी की लंबाई मीटर में बताना है कितना है, डोरी की लंबाई बताना है कितना है, यानी ये वाला लेंथ बताना है कितना है, यहां से यहां तक का लेंथ बताना है कितना है। ठीक है मेरे भाई, तो फिर से वही काम करना है। ये 60 डिग्री है तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री का, 60 30, और ये कोण कितना है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, तो 60 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है, √3 यूनिट होता है, √3 यूनिट होता है। तो 90 डिग्री के सामने कितना यूनिट होगा, 2 यूनिट होगा, 2 यूनिट। ठीक है, तो हमसे डोरी की लंबाई पूछ रहा है, यानी 2 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, 2 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। तो तुम बता मेरे भाई, √3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 120 मीटर है, तो 2 यूनिट का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, 2 यूनिट का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। √3 यूनिट का वैल्यू कितना है, √3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 120 मीटर है, 120 मीटर, √3 यूनिट का वैल्यू 120 मीटर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, बटा में √3 आ जाएगा,
ये आ गया 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। हमको 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, 2 से गुना कर देगा तो ये 2 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 2 यूनिट का। तो फाइनली 2 यूनिट का वैल्यू ही हमको निकालना है। नहीं तो तुम बताओ इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, बताना मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। ध्यान से सुनना, इसका अगर मैं परमेयकरण कर देता हूं तो 120 बटा का √3 है। नहीं, परमेयकरण करूंगा तो √3 बटा का √3 आ जाएगा, और गुना में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। अब बताओ √3 की गुना √3 में होगा तो 3 हो जाएगा, ये 3 दे देगा। 3 की गुना 120 में होगा तो 40 हो जाएगा, 40 की गुना 2 में होगा तो कितना हो जाएगा, 80√3 हो जाएगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा, 80√3 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, ये 2 यूनिट का मतलब डोरी की लंबाई कितना है, 80√3 मीटर हो जाएगा, 80√3 मीटर हो जाएगा। ये डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो सवाल नंबर 12 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। समतल भूमि पर एक बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो मेरे भाई ध्यान से, समतल भूमि पर एक बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार है, मीनार है तो समतल जमीन पर ही खड़ा होगा, समतल जमीन पे खड़ा होगा, और समतल जमीन पर कहीं पर एक बिंदु P है, P यहां पर मान लो बिंदु P है, और इस बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो उन्नयन कोण के लिए दृष्टि रेखा लगाना है, क्षैतिज रेखा ऑलरेडी है, तो यही का कोण कितना है, 30 डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का। यही कोण कितना डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का। ठीक है, मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी 510 मीटर है। मीनार का पाद ये बिंदु P यहाँ है, इसकी बीच की दूरी कितना है, 510 मीटर का है। इसके बीच की दूरी कितना है, 510 मीटर का है। यहां से यहां तक का दूरी कितना है, 510 मीटर का है। तो मीनार की ऊंचाई का 50% बताना क्या होगा। तो मीनार की ऊंचाई क्या है, यही तो है मीनार की ऊंचाई। तो हमको पूरा मीनार की ऊंचाई नहीं निकालना है, मीनार की ऊंचाई का 50% बताना है। तो पहले मीनार की ऊंचाई तो ले आओ, मीनार की ऊंचाई आ जाएगा तो उसका 50% निकल जाएगा। तो मीनार की ऊंचाई पहले हमको लेकर आना है, मीनार की ऊंचाई लेकर आना है। ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये 30 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये कितना डिग्री का एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री का। ठीक है, 30 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट। 60 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है, √3 यूनिट होता है, √3 यूनिट। 90 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है, 2 यूनिट होता है, 2 यूनिट। ठीक है, हमको चाहिए मीनार की ऊंचाई पहले, यानी 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए। 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए तो कंपेयर करो, √3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 510 है। √3 यूनिट का वैल्यू 510 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, √3 यूनिट का वैल्यू कितना है, √3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 510 मीटर है, 510 मीटर है। √3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 510 मीटर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 510 बटा का √3 हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 510 बटा का √3 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। 1 यूनिट का वैल्यू का मतलब क्या, मीनार की ऊंचाई आ गया, मीनार की ऊंचाई आ गया। तो मीनार की ऊंचाई आ गया, लेकिन हमको क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई का 50% निकालना है। तो ये मीनार की ऊंचाई आ गया, इसका आधा निकाल लो, इसका आधा, 50% का मतलब इसका आधा निकाल लो, यानी 2 से भाग लगा लो। इसी का कैलकुलेशन करेगा तो मीनार की ऊंचाई का 50% आ जाएगा। तो 510 बटा का √3। ठीक है, ये √3 नीचे खसक जाएगा, ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, ये √3 नीचे खसक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुना का √3 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, √3 नीचे खसक जाएगा। अब √3 का मैं परमेयकरण कर दूंगा तो √3 बटा का √3 आ जाएगा, ये √3 बटा का √3 आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई यहां किससे कटेगा, बताना यहां किससे कटेगा। देखो √3 की गुना √3 में होगा तो 3 हो जाएगा, ये 3 बना लेगा, और 3 से ये कितना मरतबे चला जाएगा, 17 मरतबे चला जाएगा, 170 हो जाएगा। और 2 से 170 कितना मरतबे चला जाएगा, 85 मरतबे चला जाएगा। तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 85√3 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, मीनार की ऊंचाई का 50% कितना हो जाएगा, 85√3 मीटर हो जाएगा, 85√3 मीटर हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सेम टू सेम था इसलिए मैं इसको काट दिया। चलो फिर से पतंग वाला क्वेश्चन है ये, निपटाओ इस टाइप के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी। एक पतंग 123 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, एक पतंग 123 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। ये पतंग है, पतंग, और पतंग 123 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। पतंग का ये डोरी है, और डोरी है तो जमीन के साथ एक प्रकार का एंगल क्रिएट करता है, नहीं। और ये एंगल कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का। और पतंग जमीन से ऊंचाई पे उड़ रहा है, कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है बताना, जमीन से कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है पतंग, बताना मेरे भाई, जमीन से कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो 123 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, यानी ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 123 मीटर का हो जाएगा। यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 123 मीटर का हो जाएगा।
ठीक है। तो धागे की लंबाई बताना है क्या होगा, पतंग का जो धागा है उसकी लंबाई बताना है क्या होगा, यानी ये वाला लेंथ बताना है क्या होगा, ये वाला लेंथ बताना है क्या होगा। तो तुम बता मेरे भाई, ये 60 डिग्री 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का। 30 डिग्री के सामने कितना यूनिट, 1 यूनिट। 60 डिग्री के सामने कितना यूनिट होता है, √3 यूनिट होता है। तो 90 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, 2 यूनिट। हमको क्या निकालना है, धागे की लंबाई बताना है, यानी 2 यूनिट का वैल्यू बताना है, 2 यूनिट का, 2 यूनिट का वैल्यू बताना है, 2 यूनिट का। तो कंपेयर करो, कंपेयर करो तभी तो आएगा 2 यूनिट का वैल्यू। तो तुम बताओ मेरे भाई कहां से कंपेयर होगा, यहां से कंपेयर होगा। √3 यूनिट का वैल्यू है 123 मीटर, √3 यूनिट का वैल्यू है 123 मीटर, √3 यूनिट का वैल्यू कितना है, 123 मीटर। √3 यूनिट का वैल्यू 123 मीटर है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 123 मीटर बटा का कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये 1 यूनिट का वैल्यू आया। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बताना मेरे भाई, 2 यूनिट का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा बताना, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब √3 से ये कितना मरतबे जाएगा, देखो √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 मरतबे, √3 मरतबे गया तो 3 हो गया, 3 से कितना मरतबे जाएगा, 41 मरतबे। ठीक है, परमैकरण कर लो चाहे ऐसे भी काम कर लो। तो यहां से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 82√3 मीटर। कितना हो जाएगा ये, 82√3 मीटर। ठीक है, 2 यूनिट का वैल्यू कितना आया, यानी पतंग की डोरी की लंबाई कितना आ गया बताना, 82√3 मीटर हो गया। कहीं पे मिस्टेक है क्या, इसको तोड़ दिया है क्या, 82√3 मीटर, एक 2 का 2, 2 चौक 8, 82√3 मीटर। इसकी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 82 गुना का 1.732 हो जाएगा, नहीं 1.732 हो जाएगा। तो ये 82 और प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 82 गुना का 0.7 कर लेते हैं, 0.7 कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 8 सतह 56, 1 57, 1 दशमलव यहां पड़ेगा। तो 82 में 57.4 जोड़ेंगे, 82 में 57.4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, 7 2 9 8 5 13, 139.4 आएगा, 139.4 आएगा, यानी 139 से तो ज्यादा होगा, 139 से ज्यादा होगा। ये दोनों ऑप्शन कट गया, 139.4 से हल्का सा ज्यादा होगा। तो 139.4 से हल्का से ज्यादा क्या है, 140 है। ये ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो सवाल नंबर 15 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 15 देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। 18 मीटर और 30.5 मीटर ऊंचाई वाले 2 खंभों के शीर्ष एक तार से जुड़ा हुआ है। देखो मेरे भाई ध्यान से, 2 खंभा है, 2 खंभा, एक खंभे की लंबाई है 30.5 मीटर, एक की लंबाई है 18 मीटर, यानी एक खंभा लंबा है और एक खंभा छोटा है, एक खंभा छोटा है, लेकिन दोनों का बेस क्या होगा, सेम होगा, दोनों एक ही आधार पे बैठा हुआ होगा, दोनों एक ही आधार पे बैठा होगा, दोनों खंभा एक ही आधार पे बैठा होगा। एक खंभे की लंबाई कितना है, 18 मीटर, यानी ये छुटकिरमा खंभा कितना लंबाई का है, 18 मीटर लंबाई का है, ये छुटकिरमा खंभा 18 मीटर लंबाई का है। ठीक है, और ये जो बड़का वाला खंभा है ये 30.5 मीटर का है, ये जो बड़का वाला खंभा है ये 30.5 मीटर का है, ये बड़का वाला खंभा 30.5 मीटर का है। ठीक है, 30.5 मीटर का है। आगे पढ़ो, दोनों खंभों के शीर्ष एक तार से जुड़ा हुआ है। देखो इस खंभे का शीर्ष ये रहा, इस खंभे का शीर्ष ये रहा, दोनों खंभे का शीर्ष आपस में एक तार से जुड़ा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, यदि तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण कब बनाएगा, जब यहां से क्षैतिज रेखा खींचेगा तब ना बनाएगा। तो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण अब बनेगा ये जब एक क्षैतिज रेखा खींचेगा, यानी तार क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बना लिया। तो तार की लंबाई बताना है क्या होगा, तार की लंबाई बताना क्या होगा, यानी तुमसे ये वाला लेंथ पूछ रहा है क्या होगा, तार की लंबाई यही है, हरा वाला लाइन। ठीक है, ये हरा वाला लाइन का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये क्या है, ये आयत होगा, नीचे जो चतुर्भुज बन रहा है वो एक आयत होगा, आयत होगा, और आयत का आमने सामने का भुजा बराबर होता है। ये 18 मीटर का, तो ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा, 18 मीटर का हो जाएगा, 18 मीटर का, ये वाला लेंथ भी 18 मीटर का हो जाएगा। अब तुम बताओ यहां से यहां तक का लेंथ कितना है, 30.5 मीटर का है, यहां से यहां तक का लेंथ 30.5 मीटर का है,
यहां से यहां तक का लेंथ 18 मीटर का है, तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा, यहां से यहां तक का लेंथ कितना होगा। तो 30.5 में से 18 को घटा देना है, तो कितना हो जाएगा बताना। 30 में से 18 गया तो 12.5 मीटर का हो जाएगा। ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 12.5 मीटर का बनेगा। ये वाला लेंथ 12.5 मीटर का बनेगा यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, तार की लंबाई बताना क्या होगा, ये हरा वाला लाइन निकालना है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। 60 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। तो 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होता है, √3 यूनिट। 90 डिग्री के सामने कितना होता है, 2 यूनिट होता है। तो हमको 2 यूनिट का वैल्यू चाहिए, 2 यूनिट का, हमको 2 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो कंपेयर करो, कंपेयर। 1 यूनिट का वैल्यू 12.5 मीटर है, 1 यूनिट का वैल्यू 12.5 मीटर है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, ऐसे निकल जाएगा ना। 1 यूनिट का वैल्यू 12.5 मीटर, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12.5 गुना 2 कितना हो जाएगा, 25 मीटर का हो जाएगा, 25 मीटर का। ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 25 मीटर का। ठीक है, ठीक है। तो तार की लंबाई कितना हो जाएगा, 25 मीटर का। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है 16 नंबर, फिर से वही क्वेश्चन है 16 नंबर। दो भवन जिनकी ऊंचाई क्रमशः 53 मीटर और 117 मीटर है। दो भवन है, एक भवन बड़ा है और एक भवन छोटा है। एक भवन बड़ा है, एक भवन छोटा है, लेकिन दोनों का बेस सेम होगा। ठीक है, दोनों एक ही आधार पर टिका होगा। एक की ऊंचाई 53 मीटर है, एक की ऊंचाई 117 मीटर है। तो जो बड़का वाला भवन है इसकी ऊंचाई में 117 मीटर एज्यूम कर लिया, इसकी ऊंचाई में 117 मीटर एज्यूम कर लिया। ठीक है, जो छोटका वाला भवन है इसकी ऊंचाई 53 मीटर हो जाएगा, इसकी ऊंचाई 53 मीटर हो जाएगा, 53 मीटर, इसकी ऊंचाई 53 मीटर हो जाएगा, 53 मीटर। ठीक है, आगे पढ़ो। दोनों के शीर्ष के बीच की दूरी 136 मीटर है। दोनों भवन का जो शीर्ष है उसके बीच की दूरी कितना है, 136 मीटर है। यानी ये वाला लेंथ कितना है, 136 मीटर का है, 136 मीटर का। ये वाला लेंथ कितना है, 136 मीटर का है। ठीक है, आगे पढ़ना। तो दोनों भवन के पादों के बीच की दूरी कितना होगा, यानी दोनों भवन का जो बेस है उसके बीच की दूरी निकालना है। तो दोनों भवन का बेस ये है, तो ये वाला लेंथ निकालना है, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ निकालना है। ठीक है, ये वाला लेंथ निकालना। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। ये वाला लेंथ कैसा आएगा, देखो यहां से एक क्षैतिज रेखा अगर मैं जैसे ही खींचूंगा तो नीचे क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। नीचे क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा, आयत। तो नीचे आयत बनेगा, तो जो लेंथ इसका होगा वही लेंथ इसका होगा। अगर ये लेंथ x होगा तो ये लेंथ भी x हो जाएगा। ठीक है, तो या तो तुम डायरेक्ट ये x निकाल लो या तो ये x निकाल लो, दोनों में से कोई भी निकलेगा तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब तुम बता मेरे भाई, ये लेंथ अगर आयत है तो आमने सामने की भुजा बराबर होगा, तो ये 53 है, तो ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा, 53 मीटर का हो जाएगा। ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा, 53 मीटर का हो जाएगा। अब पूरा लेंथ 117 मीटर का, ये पूरा लेंथ 117 मीटर का है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा, यहां से यहां तक ये 90 डिग्री का एंगल का, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, तो पूरा लेंथ में से 53 मीटर घटाओगे तो ये वाला लेंथ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताना, ये 7 3 4 हो जाएगा, 7 3 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64। ये वाला लेंथ कितना आ गया, 64 मीटर का आ गया। ये वाला लेंथ कितना आ गया, 64 मीटर का आ गया, 64 मीटर का। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो तुम बताओ, अब तुम हमको ये बताओ, हमको ये बताओ कि ये जो समकोण त्रिभुज दिख रहा है, मैं नाम डाल देता हूं ए, ये बी और ये सी। इस समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में अगर मैं ये बेस कोण मानता हूं, अगर मैं ये बेस कोण मानता हूं तो ये P बनेगा, ये B बनेगा, ये H बनेगा। तो समकोण त्रिभुज का 2 भुजा दे रखा है, तो तीसरा भुजा आराम से निकल जाएगा, तीसरा भुजा आराम से निकल जाएगा पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। और तीसरा भुजा जैसे ही निकलेगा तो जो ये लेंथ होगा वही लेंथ ये हो जाएगा, तो हमारा आंसर तो बन जाएगा। तो तुमको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, इतना बड़ा डाटा में पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो तुमको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको कैसे करना है, पाइथागोरस प्रमेय तो लगाना है लेकिन तरीका से लगाना है। कैसे लगाना है, तरीका से। जैसे मैं तुमको कहता हूं कि 8 15 17 में पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है, पता है तुमको, 8 15 17 में पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो अगर मैं इस तीनों में 3 3 से गुना कर दूं, अगर मैं इस तीनों में 3 3 से गुना कर दूं तो जो संख्या बनेगा वो भी पाइथागोरन ट्रिपलेट ही बनाएगा, वो भी पाइथागोरन ट्रिपलेट ही बनाएगा। तो 8 3 24, 15 तिहाई 45 और 17 तिहाई 51, इस तीनों में भी पाइथागोरन ट्रिपलेट ही होगा, यानी ये तीनों भी पाइथागोरन ट्रिपलेट का पालन करेगा। ठीक है, बस यही कंसेप्ट यहां पे अपना देना है। ठीक है, यही कंसेप्ट यहां पे लगा देना है। जैसे ये 64 है, 64, तो 64 को ब्रेक करके लिखो, 64 को ब्रेक करके लिखो, क्या लिखेगा, 64 को ब्रेक करके 8 गुना 8 में लिख सकता हूं, 8 से गुना कर दो 64 में, तो 8 के फॉर्म में लिखो, 8 गुना 8 64 को मैं लिख सकता हूं। 136 को भी 8 गुना के फॉर्म में लिखो, तो 8 गुना 8 इकाई 8, 8 7 56, ये 8 गुना 17 हुआ। ठीक है, ये 8 गुना 8 हुआ, ये 8 गुना 17 हुआ, तो 8 यहां भी, 8 यहां भी है, तो 8 यहां भी होगा, 8 गुना यहां भी होगा, तीनों जगह सेम होगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, ये 24 है तो इसको मैं 8 गुना 3 लिख दिया।
ठीक है, 8 गुना 3 लिख लिया, ठीक है, इसको मैं 15 गुना 3 लिख लिया, 15 गुना 3 लिख लिया, और इसको मैं 17 गुना 3 लिख लिया। तो 3 गुना यहाँ है, 3 गुना यहाँ है, 3 गुना यहाँ है, तो 3 गुना तो तीनों में भी होगा ना, 3 गुना तो तीनों में होगा। तो 8 गुना यहाँ भी है, 8 गुना यहाँ भी है, तो 8 गुना इसमें भी होगा। अब जो बच गया उस पर ट्रिपलेट अप्लाई करो। 8 गुना 8 गुना 8 गुना हो गया, तो बच गया कौन, बच गया कौन, 8 गुना यहाँ है, 8 गुना यहाँ है, 8 गुना यहाँ, तो बच गया कौन, ये 8 यहाँ बच गया, और ये 17 यहाँ बच गया। तो 8 17 और खोजो एक चीज में किस चीज में ट्रिपलेट होता है, 8 17 वाला किस चीज में ट्रिपलेट आता है, तो 8 15 17 में ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 में ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 में ट्रिपलेट होता है। जो बच गया उस पर फोकस करना, 8 है यहाँ, 17 यहाँ, तो 8 15 17 में ट्रिपलेट होता है, 8 15 17 में ट्रिपलेट होता है, जहां 17 क्या होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए। तो 17 क्या यहाँ पे कर्ण है, बिल्कुल कर्ण का काम कर रहा है, 17 यहाँ पे कर्ण का काम कर रहा है। तो बाकी दो भुजा क्या होगा, एक 8 होगा, एक 15 होगा। तो 8 15 17 में ट्रिपलेट होता है, तो बाकी दो भुजा 8 15 होगा। तो 8 यहाँ ऑलरेडी है, ये 8 यहाँ ऑलरेडी है, तो यहाँ क्या होगा, 15 नहीं होगा, तभी तो 8 15 17 में ट्रिपलेट बनेगा, तो 15 यहां पर होगा। तो ये वाला साइड की लंबाई कितना हो गया, ये वाला साइड की लंबाई कितना हो गया, 15 8 120 मीटर का हो जाएगा। ये वाला साइड कितना हो गया, 120 मीटर का हो गया। तो सामने वाला भुजा भी बराबर हो जाएगा 120 मीटर का, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा था, तो कितना हो गया, वो 120 मीटर का हो गया, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको कराना है जरा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको कराओ। 17 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का। 23 मीटर लंबा खंबा, एक खिड़की जो गली के एक तरफ भूतल से 3√5 मीटर ऊपर स्थित है। 23 मीटर लंबा खंबा, एक खिड़की जो गली के एक तरफ भूतल से तक पहुंचता है। यानी 23 मीटर लंबा एक खंबा है, जो एक खिड़की है जो गली के एक तरफ भूतल से इतना मीटर ऊंचाई पर है, वहां तक पहुंचता है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। यानी तुमसे क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक खिड़की है, एक खिड़की है, ठीक है, इस तरीके से एक खिड़की है, यहां पर मान लो कि एक खिड़की है इस तरीके से, ये खिड़की है, और ये खिड़की जमीन से कितना ऊंचाई पर है, ये खिड़की जमीन से कितना ऊंचाई पर है, भूतल से 3√5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यानी खिड़की का इस सिरा जमीन से इसकी ऊंचाई कितना है, 3√5 मीटर है। जमीन से इसकी ऊंचाई कितना है, 3√5 मीटर की ऊंचाई पर है। यानी यहां से यहां तक का हाइट कितना दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, ठीक है। अब 23 मीटर लंबा खंबा ये खिड़की के सिरा तक पहुंचता है। इसके कहने का क्या मतलब, एक खंबा है, एक खंबा है, जो एक खंबा यहां पर है, जो खंबा जो है वो खिड़की के सिरा तक पहुंचता है। तो ये खंबा इस तरीके से मैं एक खंबा लगा दिया, इस तरीके से मैं एक खंबा लगा दिया जो ये खिड़की के सिरा तक पहुंचा। ये मैं खंबा लगा दिया जो जमीन से टिका हुआ है, जो खिड़की के सिरा तक पहुंच रहा है, ठीक है। खंबे की लंबाई कितना है, 23 मीटर है। इस खंबे की लंबाई कितना है, 23 मीटर है। ये 23 मीटर लंबाई का खंबा है जो ये खिड़की के सिरा तक पहुंच रहा है। इस तरीके से फिगर बनेगा, इस तरीके से फिगर बनेगा। आगे पढ़ो। खंबे के पाद को समान बिंदु पर रखते हुए, ये खंबा का जड़ हो गया, जड़ आधार हो गया, ठीक है। इसको समान बिंदु पर रखते हुए गली के दूसरे ओर 4√15 मीटर ऊपर स्थित खिड़की तक पहुंचाने के लिए घुमाया जाता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, देखो ये सड़क है, सड़क के बीच में खंबा इस तरीके से एक साइड एक खिड़की पे लगा हुआ है, ठीक है। अब इस खंबा को उठाकर सड़क के दूसरे साइड भी एक खिड़की है, सड़क के दूसरे साइड भी एक खिड़की है इस तरीके से, सड़क के दूसरे साइड भी खिड़की है इस तरीके से। इस खंबा को अपने जगह पे रखना है, इस खंबा को अपने जगह पे रखना है, इस खंबा को अपने जगह पे रखना है पाद को, और सीधा सीधा इस खंबा को उस खिड़की पे ले जाकर पलटा देना है, सीधा सीधा इस खंबा को इस खिड़की पे ले जाकर पलटा देना है, ठीक है। तो ये जो खंबा हरा वाला है पहले इस खिड़की पे लटका हुआ था, अब सीधा सीधा इस खिड़की पे जाकर लटक जाएगा, अब सीधा सीधा इस खिड़की पे जाकर लटक जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से ये खिड़की पे जाकर लटक जाएगा, ठीक है। और सड़क के दूसरे तरफ जो खिड़की है, सड़क के दूसरे तरफ जो खिड़की है उसकी हाइट कितना है जमीन से, उसकी हाइट कितना है, 4√15 मीटर की ऊंचाई पे है, 4√15 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। जमीन से इस खिड़की की हाइट कितना है, 4√15 मीटर की ऊंचाई पे है, 4√15 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। तो सड़क की चौड़ाई पूछ रहा है क्या है, सड़क की चौड़ाई बता दो क्या है। सड़क की चौड़ाई का मतलब क्या, देखो ये सड़क के बीचों बीच खंबा का जड़ है, तो यहां से यहां तक भी सड़क है और यहां से यहां तक भी सड़क है, यहां से यहां तक भी सड़क है। तो फाइनली तुमको यहां से यहां तक का लंबाई निकालना है, यहां से यहां तक का लेंथ निकालना है, क्या होगा, यहां से यहां तक का लेंथ निकालना क्या होगा। तो तुम बता मेरे भाई यहां से यहां तक का लेंथ कैसे निकलेगा, यहां से यहां तक का लेंथ कैसे निकलेगा। ध्यान से सुना, देखो इसमें दो समकोण बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज इधर खड़ा है
और एक समकोण त्रिभुज इसमें इधर खड़ा है, ठीक है, इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज में दो भुजा दे रखा है, तीसरा भुजा यहां निकाल लो, तीसरा भुजा निकाल लो तो यहां से यहां का लेंथ आ जाएगा। फिर इस समकोण त्रिभुज में क्या दो भुजा दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। कैसे? ये खंबा की लंबाई तो सेम होगा ना, जो खंबा की लंबाई 23 मीटर यहां है वही खंबा को खाली घुमा के उस तरफ लगा दिया हुआ है, तो इसका भी लंबाई कितना हो जाएगा, 23 मीटर हो जाएगा। अरे खंबा तो सेम ही है ना, दोनों खंबा तो सेम ही है, खाली इसको उल्टा के एक कतारी से एक कतारी कर दिया हुआ है। तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाओ, इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाओ, ये फाइंड करो, दोनों को जोड़ दो तो सड़क की चौड़ाई आ जाएगा। नहीं तो पहले मैं इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगाता हूं, ध्यान से सुना मेरे भाई। इस समकोण में मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या बनेगा बताना, ये कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। 3√5 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, √5 का 5, तो 45 हो जाएगा। 45 प्लस का ये वाला लेंथ को मैं x मान लेता हूं, x प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। तो 529 में से 45 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 4 गया 8, 484 हो जाएगा। तो 484 बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। तो x बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंदर 484, 484 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 22। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 22 मीटर। तो ये वाला लेंथ कितना आ गया, 22 मीटर का, ठीक है। ये वाला लेंथ कितना आ गया, 22 मीटर का। ये वाला लेंथ यहां से यहां कितना आ गया, 22 मीटर का। अब इस समकोण में पाइथागोरस लगाओ, यहां पाइथागोरस ही लगेगा, ठीक है। मैं भी जो गुणा वाला फॉर्म बताया इसमें नहीं सेट करेगा, क्योंकि ऐसा ट्रिपलेट होता ही नहीं है और इसको तुम ब्रेक कर भी नहीं सकता है, इसमें पाइथागोरस लगाना ही पड़ेगा। इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो क्या बनेगा, 23 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 √15 का स्क्वायर 15, तो 16 गुना 15 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। और ये वाला लेंथ को मैं y मान लेता हूं, y, ये वाला लेंथ को मैं y मान लेता हूं, y, ठीक है। तो प्लस का कितना हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर। इसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 9, 12 में से 4 गया तो 8, 4 में से 2 गया 2, 289 बराबर हो जाएगा y स्क्वायर। तो y का वैल्यू यहां से कितना आ गया बताना, y का वैल्यू हो जाएगा रूट अंदर 289, तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना आ गया, 17 हो गया। तो तुम बताओ ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, 17 मीटर का हो जाएगा, 17 मीटर का। तो फाइनली सड़क की चौड़ाई कितना हो जाएगा, 22 मीटर प्लस का 17 मीटर, कितना हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, 39 मीटर हो जाएगा। सड़क की चौड़ाई फाइनली कितना हो जाएगा, 39 मीटर का हो जाएगा। ये सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।